नमस्कार डॉक्टर संदीप शर्मा सर। एक बार फिर से आपका स्वागत है तान्या क्योर बाय नेचर में। सर, आज मैं जानना चाहूंगी लेडीज को, आज की तारीख में अगर मैं देखूं तो लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। और जब भी हम 40 क्रॉस करते हैं तो हमेशा मेमोग्राम के लिए लेडीज को एनकरेज किया जाता है कि आपको करवाना ही है साल में एक बार। तो मैं ये जानना चाहूंगी सर कि जो कोलेस्ट्रॉल हम बात कर रहे थे लास्ट एपिसोड में, कोलेस्ट्रॉल का हमारे कैंसर से, हमारे ब्रेस्ट कैंसर से क्या लेना देना है, और अगर ये कनेक्टेड है तो हम ऐसा क्या करें कि हम इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं सर। एग्जैक्टली तो ये जो टॉपिक है, खैर वंस अगेन आई एम डॉक्टर संदीप शर्मा फ्रॉम उर्मलिया लाइफस्टाइल मेडिसिन, इफ यू डोंट रिकॉग्नाइज मी। एंड आज का टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर इन रिगार्ड्स विथ कोलेस्ट्रॉल। कैसे कोलेस्ट्रॉल और ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड है, ये बहुत ही स्पेसिफिक चीज की बात कर रहा हूं मैं आपको कि क्या कोलेस्ट्रॉल के मैनेजमेंट से अपन ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं क्या। वेरी स्पेसिफिक है, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं। तो अब देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल, तो अगर आपने पहले की वीडियोस देखी होंगी तो आप काफी से इंट्रोड्यूस होंगे इस वर्ड से कोलेस्ट्रॉल। बट बाय चांस अगर आपने नहीं पता तो मैं कोलेस्ट्रॉल का एक ब्रीफ छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स में से एक है। लेकिन हमारे रिसेंट ह्यूमन एक्टिविटी और खान पीना ऐसा हो गया है कि वो हमारे लिए एक बहुत डेंजरस सब्सटेंस बन गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस था पहले जब हम एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लिया करते थे। तो कोलेस्ट्रॉल और ब्रेस्ट कैंसर का क्या लेना देना है। तो सबसे लेटेस्ट स्टडी ये कहती है कि जो कोलेस्ट्रॉल है, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल हायर है तो ऐसा देखा गया कि उसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर भी ज्यादा पाया जाता है। ठीक, एक स्टडी में ये पाया गया है कि जब ब्रेस्ट कैंसर की सेल को कोलेस्ट्रॉल दिया जाए, पेट्री डिश में अगर हम सेल रखें ब्रेस्ट कैंसर का, उसमें कोलेस्ट्रॉल डालेंगे तो उनका प्लोरिफिकेशन बहुत जल्दी होता है, वो लोग जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो ये एक प्रकार का उनके अंदर, उनका जो कैंसरस सेल होता है ना, उनका न्यूट्रिशन है, उनके अंदर जल्दी जल्दी मोटिवेट करता है। इसका एक ये कारण है कि जो भी सेल होता है उसका आउटर लेयर बना होता है कोलेस्ट्रॉल से। तो हम जब उनको कोलेस्ट्रॉल सप्लाई करते हैं तो वो उनका जो ग्रोथ है वो क्या होता है, बूस्टअप होता है कोलेस्ट्रॉल सप्लाई करने से, ऐसा देखा गया टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब जब इसको थोड़ा और डीप में अपन स्टडी किए, जब उसमें और रिसर्च हुआ, तो तब जाके ये पता चला कि कोलेस्ट्रॉल इज डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व। कोलेस्ट्रॉल पहले डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, इसका एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल। जब कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीजन के साथ मिलन हो जाएगा, फ्री रेडिकल के साथ मिलन हो जाएगा, तब वो कोलेस्ट्रॉल एक दूसरे उसमें कन्वर्ट हो जाएगा जिसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल, जिसको बोलते हैं सीओपी, कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। अगर वो कोलेस्ट्रॉल उसमें कन्वर्ट हो गया और ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल बन गया, तो वो क्या करेगा, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर जो सेल्स है उनको वो प्लोरिफरेट करता है, ब्रेस्ट के अंदर उनके उसको प्लोरिफरेट करता है। मतलब एक बार सीओपी बन गया तो वो तो क्या करेगा, कैंसर सेल को कन्वर्ट कर देगा कैंसर में। मगर जब एक बार कैंसर सेल बन गया और फिर भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हुआ तो वो इनके लिए फ्यूल सप्लाई करेगा। मतलब एक ही चीज, एक तो कैंसर सेल बना रहा है, दूसरा उसको प्रोलिफरेट कर रहा है। अब इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी ब्रेस्ट के अंदर जो खून की नलियां पतली पतली हैं, उनमें अगर ब्लॉकेज होने लगेगा तो वो क्या करेंगे, आगे आने वाले जो सेल है उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगी, अपने लिए अलग से खून की नली बनाने लगेंगे, जिसको बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको बोलते हैं एंजियोजेनेसिस, मतलब खून की नली, नई खून की नली बनाना। अब इसमें क्या होता है, वो जो ब्रेस्ट कैंसर है वो ऑक्सीजन कम होगा तो हमारा वो एक नई चीजें एक्टिवेट करता है जिसको बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। वो क्या करेगा, मेन जो खून, मोटी खून की नली थी वहां से डायरेक्ट कनेक्शन ले लेगा। इसकी वजह से क्या होता है, वो जो टिश्यू जिसको अभी कुछ खाना नहीं मिल रहा था उसको ओवर सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट हो जाएगा। अब आप सोचिए, एक कैंसर सेल जिसको न्यूट्रिएंट भी भरपूर मिल रहा है, कोलेस्ट्रॉल भी भरपूर मिल रहा है, तो वो क्या होगा, बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। यहीं से स्टार्ट होता है ब्रेस्ट कैंसर का फैलना। अगर हम कोलेस्ट्रॉल कम कर पाए, अगर हम ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल कम कर पाएंगे, तो हम ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करने में एक कदम और आगे हो जाएंगे। तो
दो ये चीज आप अगर समझ गए तो ब्रेस्ट कैंसर का प्रिवेंशन जो है आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। अब आते हैं प्रिवेंशन में करना क्या है। सीधी बात है, अपन कोलेस्ट्रॉल को ना बढ़ने दें और ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल को ना बढ़ने दें। अब ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल को कैसे नहीं बढ़ने देना है उसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है, उसको आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके देख लीजिएगा। फिर भी मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ, जितने भी नॉन वेजिटेरियन फूड होते हैं, जितने भी फ्राइड फूड होते हैं नॉन वेजिटेरियन, जितने भी एक्सट्रीमली कुक्ड फूड होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसमें हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस से बना हुआ घी भी है, वो भी हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल में आता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक लोग आते हैं जिनको बोलते हैं सर हमारा घर का घी है, हमारा कौन सा भिलौने वाला घी है सर, उसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है। हो सकता है मुझे नॉलेज ना हो, लेकिन आपको कैसे नॉलेज आ गया? आपने चेक किया था क्या उसके अंदर ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल है कितना है? हम बहाने ढूंढ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है नहीं मेरा वाला घी अच्छा है, आप सही हो सकते हैं। आपको लग रहा है नहीं मेरे घी में कुछ खास बात है, बिल्कुल आप खाइए, कोई मना ही थोड़ी है। मैं तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। लेकिन अगर वो आपको ऐसा क्यों लगता है वो घी के बारे में मुझे नहीं पता होगा, आप ही को पता होगा? तो जब मैं इस पे सब ये सब जब डॉक्टर स्टडी करता है ना, हर टाइप के घी को स्टडी करता है, आपको भी उतना ही पता होगा जितना मुझे पता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं सर मेरे को तो इस घी के पर्टिकुलर घी के बारे में ज्यादा पता है, उसमें ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल होता नहीं है, तो मे बी यू आर राइट, आप सही भी हो सकते हैं या फिर आप गलतफहमी भी हो सकते हैं। तो ये तो यही, जब आप बीमार पड़ेंगे या फिर जो ऐसे होंगे तब उसी से पता चलेगा। तो मैं किसी के नॉलेज के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। घी में ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल होता है, आपको लग रहा है नहीं नहीं मेरा वाला घी अलग बात है, तो हो सकता है भाई, व्हाई शुड आई क्वेश्चन ऑन योर नॉलेज स्किल। तो ये है टोटल कोलेस्ट्रॉल, ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल और ब्रेस्ट कैंसर का रिलेशन। जी, एक्चुअली जहां तक घी की बात है सर, आपने लास्ट वीडियो में भी यही बोला था कि अगर प्योर तरीके से, हमारे ओल्ड ट्रेडिशनल तरीके से, अगर गांव में खास करके अगर आपकी देसी गाय से अगर वो घी बनाया जाए और उसकी एक सीमित क्वांटिटी अगर खाई जाए, बहुत से आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी ये एज अ ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो बहुत सारे लोग उसको ये बोलते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में इसका बहुत ज्यादा बखान है, तो लोगों को लगता है कि हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोलना चाहूंगी सर कि ये जो आयुर्वेदिक चिकित्सा है, वो चिकित्सा अगर उसका नाम रखा गया है तो इट्स अ ट्रीटमेंट। सो जब आप ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं उस दौरान आप उस पर्टिकुलर चीज को खाएं, क्योंकि आपकी शरीर की हालत को देखते हुए डॉक्टर आपको रेकमेंड करता है कि भाई आपको इतने समय तक ये घी खाना है, इससे आपको ये फायदा मिलेगा। हो सकता है उसके शरीर में उसकी जरूरत है, और जब वो टाइम खत्म हो जाए तब उसको आपको कम कर देना है या उसको बंद कर देना है। तो ये चीजें मैं लोगों से कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है, क्योंकि आयुर्वेद में इसका बखान है, तो लोगों को लगता है कि हमारी डेली लाइफ में ये बहुत अच्छी चीज है। एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छा चीज ट्रिगर किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, डाइटरी रिकमेंडेशन अलग चीज है और ड्रग डिलीवरी अलग चीज है। आयुर्वेद जिस समय बना था उस समय कैप्सूल और इंजेक्शन और ये सब नहीं हुआ करते थे। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन को बॉडी में डालने के लिए एक मीडियम चाहिए, वो मीडियम हुआ करते थे दूध, घी, मट्ठा, पानी और उसका जूस, ये सब उसको बोलते ड्रग डिलीवरी। तो आयुर्वेद में जो भी चीजें दी गई हैं वो ड्रग डिलीवरी के लिए घी को यूज किया जाता है। तो अगर पर्टिकुलर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है तो आप उसको यूज करिए। जब आपका बीमारी खत्म, काम खत्म। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, वो इलाज है, डाइटरी रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अगर किसी आयुर्वेदिक चिकित्सा में यूज हो रहा है बिल्कुल यूज करिए ना, लेकिन बीमार खत्म हुआ वहां पे खत्म। लोग उसको डाइटरी रिकमेंडेशन बना लेते हैं। मैं कहता हूँ नीम बहुत अच्छा है, तो आप रोज खाते क्या 4-4 किलो नीम? नहीं खाते। जब उसकी जरूरत जितनी होती है, जितना डॉक्टर बोलता है उतना नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप इसको समझिए बात को, आयुर्वेद में जो भी बताया गया है वो इलाज के हिसाब से बताया गया, वो डाइटरी रिकमेंडेशन नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ जो लोग सुन रहे होंगे वो खुले दिमाग से इसके बारे में सोचेंगे हम लोग क्या, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जी सर, यहाँ पे थोड़ा सा मैं और बोलना चाहूंगी, ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है। आई डोंट नो कितने लोग इससे सहमत होंगे, कितने लोग नहीं होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें इस पे थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जिस तरह से हम कह रहे हैं कि घी जब आग पे जाता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और उसके अंदर ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। और खादरवली सर ने भी अपने एक वीडियो में कहा है कि मक्खन जो होता है, क्योंकि वो अभी आग पर नहीं गया है और वो घी से पहले का फॉर्म है, और अगर उसको हम अपने डाइट में ऐड करें बजाय घी के, तो आई थिंक इट विल बी मोर बेनिफिशियल कंपेयर टू घी।
डेली लाइफ में, और कहा भी जाता है छोटे बच्चों को दिमाग शार्प करने के लिए जो है वो मक्खन जरूर देना चाहिए, लेकिन यही शर्त है कि आपका देसी हो, प्योर हो, मतलब ये कमर्शियली बना हुआ ना हो। तो अगर देसी है तो फिर डेफिनेटली व्हाई नॉट, आप जरूर उसको अपने डेली लाइफ में थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं। और इसका मैं एक और चीज आपको समझाना चाहूंगा। आपने सुना होगा कृष्ण भगवान का, उन्होंने कभी उनको दूध चोर या घी चोर नहीं बोला गया है, उनको हमेशा मक्खन चोर बोला गया है। वो मक्खन खाते थे, उनका फोटो देखेंगे तो मक्खन खाते हुए दिखेंगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ माखन बहुत अच्छा है, लेकिन आप इमेजिन करेंगे घी से 100 गुना अच्छा माखन है। और आप इमेजिन करें कि माखन को ज्यादा देर स्टोर नहीं किया जा सकता, तुरंत बनाइए तुरंत खत्म किए, नहीं तो खराब हो जाएगा। तो आप मेरे से पूछेंगे सर क्या घी की जगह माखन अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है, लेकिन सर क्या माखन छोड़ देंगे तो और अच्छा है? वो और भी अच्छा है। अब आप ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितनी अच्छाई लेना चाहते हैं, लेकिन घी से तो अच्छा माखन है, ये इसमें कोई बात नहीं। मगर वो जो है आपका जिसको बोलते हैं ना देसी गाय का दूध, तो इसको मैं दो चीज बोलता हूँ, कम खराब बोलना, कम खराब है। घी बहुत ज्यादा खराब है, माखन उससे कम खराब है। तो अगर आप माखन घी के बजाय माखन लेंगे तो मैं बोलूंगा ठीक है चलो वो ले लो, कम से कम उससे तो कम ही खराब है। तो बिल्कुल इसमें ये एकदम बिल्कुल सच्ची बात है जी। तो आई होप सर कि ये इंफॉर्मेशन भी, जिस तरह से हम इंफॉर्मेशन की सीरीज लेकर के आ रहे हैं, और हर वीडियो में एक हिडन इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, और हिडन उसका मतलब कैसे उसको प्रिवेंट किया जाए ये भी हमारे वीडियो में ही है। तो सभी दर्शकों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियोस को बहुत ध्यान से देखा करिए और पूरा देखा करिए। यही कारण है कि मैं कई सारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन मैंने ऑफ कर रखे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप पूरे वीडियो को देखें, बीच में आकर के कमेंट में लिखने ना लग जाएं और वीडियो को स्किप कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बस उन्हें कुछ लिखना होता है और लिख के वो निकल जाते हैं। तो ऐसा ना करके पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेशन है, और एक एक्सपर्ट आपके सामने है जो कि काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, जो इतने साल उन्होंने पढ़ाई करी है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो मुझे लगता है इसका बेनिफिट सभी को उठाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आने के लिए और अपना ज्ञान का भंडार खोलने के लिए। तो आई विल सी यू अगेन सर। अब आई एम रियली फॉर्चुनेट कि आप जितनी बार मैं आपको बुलाती हूँ उतनी बार आप आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू फॉर गिविंग मी अनदर चांस टू एक्सप्रेस माय व्यूज। और अगर इससे किसी की जिंदगी में थोड़े बहुत भी बदलाव आ सकते हैं ना, तो मेरा इंटेंशन, हमारा ये सब इतना मेहनत करने का इंटेंशन पूरा हो जाएगा। और मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ ये कोई मेरी बनाई हुई नहीं है, सब लीडिंग रिसर्च पेपर, लीडिंग एज साइंस से लिया गया है। और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। और सब कुछ लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च है, सब कुछ हाई क्लास मेडिकल रिसर्च है। और डेफिनेटली ये आप इसको करेंगे तो आपको डेफिनेटली इसका यूज होगा। यू कैन डिस्कस विथ योर डॉक्टर। ये कोई भी चीजें ऐसी नहीं है कि अरे ऐसा है जो डॉक्टर नहीं है, आप बिल्कुल अपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे तो आपको तभी समझ में आ जाएगा मैं क्या चीजें की बात कर रहा हूँ। तो थैंक यू और हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। Okay.